Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Delhi Scholar। आज हम बिजनेस लॉ की यूनिट नंबर 1 की वन शॉट रिवीजन करेंगे। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर सच वैल्यूएबल कंटेंट। This video is basically of student of Delhi University SOL for all BCom program or BCom honors students। Let's start this video। एक बार हम इंडेक्स पे नज़र मार लेते हैं। आज हम यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 की वन शॉट रिवीजन करेंगे। लेसन 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लर्न द डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट familiarize with the different kinds of contract grasp the concept of offer acceptance and consideration comprehend the capacity of parties to contract identify the importance of free consent and lawful consideration distinguish between void and illegal agreement। बेसिकली हमें इस चैप्टर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ना है और हमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, हमें ऑफ़र एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है और वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। The Indian Contract Act 1872 is a crucial legislation that governs a contract in India. It lays down the framework within which parties can form contract, ensuring that obligations and promise made between them are enforceable by law. The act is not exhaustive, meaning it does not cover every possible situation but focus on general principle. Specific laws like the Transfer of Property Act and Sale of Goods Act address more specialized area। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली एक लॉ है जो गवर्न करता है इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब कोई पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट बनाती है तो वो इंश्योर करती है सारे ऑब्लिगेशन को जो वो प्रॉमिस कर रही है एक दूसरे से। जो पार्टी प्रॉमिस कर रही है वो एक तो वैलिड होना चाहिए, ठीक है, वो लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वो इन्फॉर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, ठीक है। पहली बात, ये जो एक्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ये हर किसी सिचुएशन को कवर नहीं करता, बट ये किन किन फोकस करते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स पे फोकस करता है। Application of the English law. In case where the Indian Contract Act does not provide clear guidance, the Indian court may refer to English common law provided it align with Indian condition. This ensure consistency in legal principle where the act is silent। मतलब कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो चीज़ गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो क्या इंडियन कोर्ट ने क्या रेफ़र कर रखा है, इंग्लिश कॉमन लॉ जो हमें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, अगर हमारा एक्ट साइलेंट है उस सिचुएशन पे। मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट दैट इज़ इन्फॉर्सिबल बाय लॉ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट को तब कब बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो उसकी एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तब हम उसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। अगर मान लो वो एक एग्रीमेंट है बट वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। सेवरल jurists including Solomon Sir William Anson and Sir Frederick Pollack have emphasized that for agreement to be considered a contract it must create obligation that the law will enforce। वॉट अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है तब जाके हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। फर्स्ट, टू पार्टीज़, मतलब दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टीज़। वन हु मेक्स द प्रॉमिस, मतलब पहले जो प्रॉमिस करवा रहा है और उस प्रॉमिस को वो जो ले रहा है, मतलब एंड वन टू होम द प्रॉमिस इज़ मेड। इसमें दो होते हैं, प्रॉमिसर और प्रॉमिस, जो प्रॉमिस करवा रहा है और वो जो उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर रहा है। एग्रीमेंट। द फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज़ फॉर्म व्हेन वन पार्टी मेक्स एन ऑफर एंड द अदर एक्सेप्टेड। मतलब कैसे एग्रीमेंट बनेगा, जब एक पार्टी ऑफ़र करेगी और जो सेकंड पार्टी होगी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेगी। द एग्रीमेंट मस्ट रिजल्ट इन लीगल ऑब्लिगेशन, मीनिंग द पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन एंड ड्यूटीज दैट कैन बी इन्फोर्स बाय लॉ। क्या ऑब्लिगेशन है, पार्टीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा लीगल रिलेशन, ठीक है, और उनकी क्या ड्यूटी होगी, वो इन्फोर्स करे बाय लॉ। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड
contract. Offer and acceptance. There must be a clear offer by one party and an unambiguous acceptance by the other. मतलब हमें क्लियर ऑफर देना है एक सामने वाली पार्टी को जिससे वो एक्सेप्ट कर सके. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. क्या इंटेंशन होना चाहिए दोनों के बीच में? एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए. Both parties must intend for their agreement to result in legal consequences. Free consent. Consent must be given freely without coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. कंटेंट का जो कंसेंट होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे की सहमति होनी चाहिए, जो वो एकदम फ्रीली होनी चाहिए. किसी के फ्रॉड से, किसी के दबाव से हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें फ्रीली कंसेंट देनी है. Competent parties. The parties entering the contract must be legally capable, meaning that they are of legal age, of sound mind and not disqualified by law. जो पार्टीज़ होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो उस एज में आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब वो लीगली एज में है या नहीं है. कुछ होते हैं कि कुछ माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जो माइनर नहीं कर सकते, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए. और जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो साउंड माइंड के होने चाहिए, मतलब प्रॉपर उनकी क्या कहते हैं, प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए और वो लॉ से डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए. Lawful consideration. There must be something of value exchange between the parties which must be lawful and not against public policy. Kind of contract. Contract can be classified based on the formation, performance and enforceability. Express and implied contract based on how they are formed, या तो whether होंगे by word से और conduct. Bilateral and unilateral based on the nature of promises. When whether both parties have exchanged promise means bilateral, जब दोनों पार्टी अपने प्रॉमिस को एक्सचेंज कर रही हो. और ओनली वन पार्टी हैज़ मेड अ प्रॉमिस इन रिटर्न फॉर एन एक्ट, मतलब एक पार्टी रिस्पॉन्स कर रही हो, इसको कहते हैं यूनिलेटरल. वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल. वेदर दे आर फुल्ली इन्फोर्सेबल, मतलब प्रॉपर ये कर सकते हैं हम इस कॉन्ट्रैक्ट को. वैलिड जो अनफोर्सेबल है बाय लॉ वॉइड, और इनफोर्सेबल बाय वन पार्टी बट नॉट द अदर, उसको क्या कहते हैं, वॉइडेबल. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. अ कॉन्ट्रैक्ट बिगन विद एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय द अदर. कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? एक ऑफर पे, और एक्सेप्ट करता है उसको सामने वाला. दिस सेक्शन एक्सप्लोर्स द एसेंशियल component that constitute a valid offer and its acceptance. Determination of an offer. Definition and of offer. An offer is a proposal by one party to other indicating a willingness to enter into a contract on certain terms. ऑफ़र एक प्रपोजल होता है सामने वाली पार्टी को जिससे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर ले सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन से. The key test to determine if a test statement is an offer is whether it creates a legal obligation. If the offeree simply accept, a contract should be formed. अगर ऑफरी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. वैलिड ऑफर के क्या क्या एसेंशियल होते हैं? क्लियर एंड डेफिनाइट टर्म्स. द ऑफर मस्ट बी क्लियर इन इट्स टर्म्स एंड कंडीशन लिविंग नो रूम फॉर एम्बिग्विटी. मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी जो ऑफ़र है वो बिल्कुल क्लियर उनके टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए उस ऑफ़र के अंदर. अब ऑफ़र में ही कन्फ्यूजन है तो आगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. द ऑफर मस्ट शो द इंटेंशन ऑफ द ऑफर टू बी बाउंड बाय द ऑफर इज एक्सेप्टेड. कम्युनिकेशन. The offer must be communicated to the offeree. An offeree cannot accept an offer they are unaware of. Duration of the offer. An offer should specify the period with which it can be accepted. If no time is stipulated, it should be accepted within a reasonable time. पहली बात, जो ऑफ़र दे रहा है वो टाइम स्पेसिफाई कर देगा कि हमें आपका रिस्पॉन्स इतने दिन में चाहिए. अगर वो नहीं भी लिखता, मेंशन करता, तो हमें अपने खुद के रीज़नेबल टाइम में उसको उसका आंसर दे देना चाहिए. टेंडर. अ टेंडर इज़ एन ऑफर. टेंडर एक तरह का ऑफर है टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. इन बिजनेस टर्म इट इज़ यूजली रेफर्स टू अ सप्लाई ऑफर टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज एट अ स्टेटेड प्राइस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन. कितने टाइप्स के टेंडर होते हैं? स्पेसिफिक टेंडर्स मेड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जो किसके लिए बनाए जाते हैं? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए.
ओपन टेंडर अवेलेबल फॉर एनी बिडर टू सबमिट देयर प्रपोजल, मतलब कि हर किसी के लिए अवेलेबल होते हैं कि आओ अपना प्रपोजल को सबमिट कर दो। क्रॉस ऑफर अकर व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर एट द सेम टाइम विदाउट नॉलेज ऑफ द अदर ऑफर। नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म बिकॉज देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा जब तक उसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ईच पार्टी इज़ ऑफरिंग नॉट एक्सेप्टिंग। हर पार्टी ऑफरिंग करती, एक्सेप्टिंग नहीं करती। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना एक्सेप्टेंस के हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। एक्सेप्टेंस इज़ द अनकंडीशनल एग्रीमेंट टू ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर। एक्सेप्टेंस एक अनकंडीशनल एग्रीमेंट है जिसके अंदर ऑफर के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। Unconditional acceptance. Acceptance must be unqualified and absolute. Any change in terms convert it into a counter offer, not acceptance. मतलब कोई भी किसी ने भी कोई ऑफ़र में कोई भी चेंजेस कर दिए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, काउंटर ऑफ़र। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वेयर परफॉर्मिंग द एक्ट सिग्निफाइज एक्सेप्टेंस। क्या एक्सेप्शन है इसकी कि जो एक्सेप्टेंस है वो किस पे नहीं लगेगा, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट पे। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। Communication of offer. An offer become effective only when it has been communicated to the offering. ठीक है। Communication of acceptance. Acceptance must be communicated to the offerer to complete the contract. Silence cannot constitute acceptance unless agreed upon. Revocation of offer. The offerer can revoke the offer anytime before it is accepted. However, once acceptance is communicated, the offerer cannot revoke the offer. मतलब ऑफरर अपने ऑफ़र को कब रिवोक, मतलब कब मना कर सकता है कि ये नहीं बनाना, एक्सेप्टेंस से पहले। अगर उसने एक्सेप्टेंस के बाद नहीं कर सकता वो अपने ऑफ़र को रिवोकेट। मोड्स ऑफ रिवोकेशन और लैप्स ऑफ ऑफर। रिवोकेशन बाय ऑफरर। द ऑफरर कैन विदड्रॉ द ऑफर बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड, मतलब एक्सेप्टेड से पहले करना। लैप्स ऑफ टाइम। इफ़ एन ऑफर इज़ नॉट एक्सेप्टेड विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब इट लैप्स। अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ टाइम के पीरियड के अंदर तो वो लैप्स हो जाएगा। फेलियर ऑफ कंडीशन प्रीसेडेंट। इफ़ अ कंडीशन सेट इन द ऑफर इज़ नॉट फुलफिल द ऑफर लैप्स। अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो तब भी लैप्स हो जाएगा ऑफर। काउंटर ऑफर। इफ़ द ऑफरी मेक्स अ काउंटर ऑफर द ओरिजिनल ऑफर इज़ रिवॉक। अगर ऑफरी ने एक नया ऑफर बना दिया, मीन्स काउंटर ऑफर बना दिया, जो ओरिजिनल ऑफर है वो एक रिवॉक हो जाएगा। डेथ और इंसैनिटी। द डेथ और इंसैनिटी ऑफ आइदर पार्टी बिफोर एक्सेप्टेंस कॉज द ऑफर टू लैप्स। ऑफ पार्टीज। For a contract to be valid, the parties involved must have the legal capacity to enter into a contract. कॉन्ट्रैक्ट को हम तब वैलिड मानेंगे जब पार्टीज इन्वॉल्व होगी एज अ लॉ के अंदर, मतलब लीगल के थ्रू, मतलब कोई भी अनलॉफुल चीज़ नहीं होगी तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। दीज मीन्स दे मस्ट बी ए लीगल एज। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एज लीगल होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और वो डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए लॉ के अंदर। Disqualification by infancy. एज ऑफ मेजॉरिटी इन इंडिया। द एज ऑफ मेजॉरिटी इज़ 18 ईयर। मतलब क्या एज है, 18 ईयर्स। अ पर्सन बिलो दिस एज इज़ कंसिडर्ड अ माइनर एंड जनरल कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो पर्सन की क्या एज होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कब आ सकता है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, जनरली नहीं कर सकता, बट हाँ कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे माइनर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट एज ए इसके अंदर जनरली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट के माइनर के साथ बनाया तो वॉइड एब इनिशियो, मतलब वो स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। मीनिंग दे कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ, मतलब ये लॉ के अंदर नहीं हो सकता। लॉ रिलेटिंग टू माइनर एग्रीमेंट। कौन कौन से एग्रीमेंट है जहाँ पे माइनर एग्रीमेंट बन सकता है। नो स्टेपल। अ माइनर हु फॉल्सली रिप्रेजेंट देयर एज कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल एंड द अदर पार्टी कैन नॉट क्लेम डैमेज बेस्ड ऑन सच मिस रिप्रेजेंटेशन। No ratification. A minor cannot ratify a contract upon reaching majority age. The contract remain even after the minor attain majority. ठीक है। डिसक्वालिफिकेशन बाय इंसैनिटी। साउंड माइंड रिक्वायरमेंट। साउंड माइंड होना चाहिए। अ पर्सन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग।
पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होना चाहिए तो उसको साउंड माइंड होना बहुत ज़रूरी है. A person is said to be sound mind for the purpose of contracting if they are capable of understanding the contract and forming a rational judgment about its effect upon their interest. हम साउंड माइंड किसको बोलेंगे कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहा है तो उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की. कंसिड्रेशन. कंसिड्रेशन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट है क्या है? कंसिड्रेशन. इट रेफर्स टू समथिंग ऑफ वैल्यू दैट इज़ गिवन बाय बोथ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ वैल्यू मतलब कुछ देना पार्टीज एक दूसरे को विच इंड्यूसेस दैम टू एंटर इनटू एग्रीमेंट टू एक्सचेंज म्यूचुअल परफॉर्मेंस. मतलब अगर हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ कंसिड्रेशन को विदाउट कंसिड्रेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. Definition of consideration. Consideration is defined as something in return. मतलब कुछ देना. It is the price paid by one party for the promise of other. According to section 2 subclause D of the Indian Contract Act, consideration must involve some benefit to the promisor or determined to the promisee. Essential element of consideration must move at the desire of the promisor. The act must be at the request or desire of the promisor. मतलब क्या रिक्वेस्ट है क्या डिज़ायर है. मे मूव फ्रॉम द promisee or any other person. Consideration can be provided either by the promisee or any other person on behalf of the promisee. मतलब कंसिड्रेशन प्रोवाइड किस पे होगी? या तो promisee या उसके कोई बिहाफ पे. मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. कंसिड्रेशन may have been provided before the contract. कंसिड्रेशन कब प्रोवाइड हो सकता है? या तो कॉन्ट्रैक्ट के पहले या एट द टाइम कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर में. मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. मतलब लॉ की नज़र में जो हम कंसिड्रेशन कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए. कंसिड्रेशन मस्ट बी रियल एंड हैव सम वैल्यूज़ इन द आई ऑफ लॉ. मस्ट बी लॉफुल. कंसिड्रेशन जो हम दें वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं. व्हेन नो कंसिड्रेशन इज़ नेसेसरी. कंसिड्रेशन कहाँ पे ज़रूरत नहीं होता? नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे. अगर कोई नेचुरल लव है, ठीक है, मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ठीक है, अगर वहाँ पे कुछ तो वहाँ पे कंसिड्रेशन की नीड नहीं होती. एन एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स कैन बी वैलिड विदाउट कंसिड्रेशन प्रोवाइडेड इट इज़ इन राइटिंग एंड रजिस्टर. Compensation for voluntary services. If a person voluntarily does something for another, the latter promise to compensate for it is enforceable. Promise to pay a time barred debt. A promise to pay a debt barred by the limitation law is enforceable. It is in writing and signed by the debtor. Agency. No consideration is necessary to create an agency. Stranger to contract. Doctrine of privity of contract. Only the parties to contract can sue or be sued on it. A stranger to the contract cannot enforce it. However, there are exceptions such as beneficiary right, interest agreement, family settlement और marriage contract. इसकी कुछ एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की. ट्रस्ट अरेंजमेंट, फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट. लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट. For a contract to be valid, the consideration or object of the agreement must be lawful. जो कंसिड्रेशन है और जो ऑब्जेक्ट है वो एग्रीमेंट में लॉफुल माना जाना चाहिए. सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट states that the consideration or object of an agreement is unlawful if it is forbidden by law. If the consideration is or object is prohibited by any, मतलब हम कुछ ऐसी कंसिड्रेशन दे रहे हैं जो वो प्रोहिबिटेड किसी की लॉ में, तो वो एग्रीमेंट वाइड माना जाएगा. डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ. If the consideration or object is of such nature that it would defeat the purpose of any law, it is unlawful. is fraudulent. जिसके अंदर कुछ इन्वॉल्व फ्रॉड वगैरह हो तो वो भी अनलॉफुल माना जाएगा. इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी. इफ़ द ऑब्जेक्ट और कंसिड्रेशन इन्वॉल्व हार्म टू अ पर्सन. अगर कुछ ऐसा कंसिड्रेशन है जो किसी को पर्सन को हार्म कर रहा है, किसी की प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है, तो ये भी अनलॉफुल है. इज़ इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. फ्री कंसेंट.
For a contract to be valid, the consent of the parties involved must be free. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो जो पार्टीज़ की कंसेंट होनी चाहिए वो फ्रीली होनी चाहिए, किसी के दबाव से उनकी कंसेंट नहीं होनी चाहिए. कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. Coercion. Coercion is the act of compelling a person to enter a contract by using force or threat. कॉर्जन का मतलब क्या होता है कि हम किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में ला रहे हैं फोर्सफुली, ठीक है, धमकी दे दे के, तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते. अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉर्शन इंक्लूड्स कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, और अनलॉफुल डिटेनिंग और threatening to detain property. A contract formed under coercion is voidable at the option of the parties whose consent was obtained by coercion. Undue influence. Undue influence occurs when one party is in a position to dominate the will of another and uses the position to obtain an unfair advantage. मतलब किसी की पोजीशन का फ़ायदा उठाना, अनफेयर एडवांटेज उठाना. इट टिपिकली अराइजेज इन रिलेशनशिप. ये किस में अराइज होते हैं? बेसिकली रिलेशनशिप में, जहाँ पे वन पार्टी हैज़ अथॉरिटी ओवर द अदर, सच एज इन गार्डियन वार्ड, ट्रस्ट बेनिफिशरी और सॉलिसिटर क्लाइंट रिलेशनशिप. अ कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इज voidable at the option of the influence party. Distinguish between coercion and undue influence. Involves the use of physical force और threats. मतलब इसमें क्या यूज़ होता है? फिजिकल फोर्स करना, फोर्सफुली करना, धमकी देना, ठीक है. वेयर अनड्यू इन्फ्लुएंस इज़ अबाउट साइकोलॉजिकल प्रेशर. और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? साइकोलॉजिकल प्रेशर किया जाता है मॉरल डोमिनेंस करके, और मॉरल डोमिनेंस जो होता है. In coercion, the threat is often related to unlawful act, while in undue influence, the pressure comes from a special relationship between the parties. अब हम पढ़ेंगे फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है. बोथ फ्रॉड एंड misrepresentation involve false statement that induce a party to enter into a contract. मतलब फ्रॉड स्टेटमेंट कुछ देना, कुछ गलत स्टेटमेंट देना एज अ कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये भी वैलिड नहीं माना जाता. Fraud involves intentionally deceiving another party by making false statement, concealing important information, or make a promise without any intention of performing it. This intent to induce the party to enter into a contract. Fraud होता है मतलब जानबूझ के गलत स्टेटमेंट करना, फॉल्स स्टेटमेंट, कुछ भी देना, कुछ गलत किसी से एक्सेप्ट करवा लेना, ठीक है, फ्रॉडली काम करवाना. Misrepresentation involves making an innocent false statement that leads the other party to enter into a contract. There is no intention to deceive. A contract induced by misrepresentation is always voidable, but the party at fault cannot be sued for damage. Distinguish between fraud and misrepresentation. क्या होना चाहिए? इंटेंशन. फ्रॉड इन्वॉल्व्स डेलिब्रेट इंटेंट टू डिसीव, while misrepresentation is innocent mistake. Both make the contract voidable. Void agreement. An agreement not enforceable by law is said to be void. जो एग्रीमेंट लॉ के अंदर नहीं माना जाता हम उसे void agreement बोल देते हैं. अब void agreement में क्या होता है? हम इसके अंदर कोई भी लीगल राइट को क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है, कोई भी ऑब्लिगेशन जो है उनको पार्टीज़ के बीच में नहीं कर रहे, तो ये एक void agreement कह देते हैं. Difference between void agreement and a void contract. An agreement that is not enforceable by law from the beginning. मतलब जब एग्रीमेंट बन रहा था तब से ही ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज वैलिड. पहले वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीज़न, कुछ रीज़न के कारण उस एग्रीमेंट को वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, सच एज इम्पॉसिबिलिटी, इलेगलिटी और चेंज इन लॉ. मतलब सपोज़ हमने कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो वो स्टार्टिंग में तो वो वैलिड था वो एग्रीमेंट, बट उस एग्रीमेंट को कंप्लीट होते होते कुछ लॉ में चेंजेस आ गए, और उस लॉ में चेंजेस ये थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो उसको भी हम क्या बोल देंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, कुछ रीजंस के कारण उस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया.
Difference between illegal and opposed to public policy agreement. Illegal agreement, these are the agreement that involves act forbidden by law and are void ab initio, मतलब जो starting से ही agreement illegal है, ठीक है. Opposed to public policy agreement, these are the agreement that while not illegal are considered harmful to society or against its moral standard and thus are void. मतलब ये एग्रीमेंट इलीगल नहीं है बट ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं, ठीक है, उनके मोरल के अगेंस्ट है बिल्कुल ही, तो हम इनको वॉइड एग्रीमेंट बोल सकते हैं. Agreement under mistake of law. Mistake of Indian law. A mistake regarding the Indian law is not excuse and does not render a contract void. हम मिस्टेक को इंडियन लॉ में एक एक्सक्यूज़ नहीं बोल सकते. Mistake of foreign law. A mistake regarding foreign law is treated as a mistake of fact and void the contract. Agreement by way of wager. A wagering agreement is a contract where two parties bet on an uncertain event with the agreement that one will pay the other based on the even outcome. मतलब हम इसमें किसका एग्जांपल ले सकते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट में जो गैम्बलिंग वगैरह होती है, ठीक है, जहाँ पे बेट्स वगैरह बेटिंग वगैरह जो होती है, जो अनसर्टेन इवेंट होते हैं, तो जहाँ पे एक पे करता है दूसरे की, हमें नहीं पता होता कि क्या है, तो इसको हम वेगरिंग एग्रीमेंट्स कह सकते हैं, जो हमारे इंडिया में वॉइड है पूरी तरह और ये अनफोर्सेबल बाय लॉ है. Distinguish of wager with a conditional promise and a guarantee. A wager is a bet on an uncertain event, while a conditional promise is contract dependent on an event happening or not happening. Guarantee. A guarantee involves a third party ensuring that one of the parties fulfill their contract obligation. Wager and collateral transaction. A transaction related to wager but not as a part of the wager itself is a valid as long it's independent of the wager. Wager and contingent contract. A contingent contract is dependent on uncertain event but it differs from wager. Contingent contract किस पे डिपेंड होता है, अनसर्टेन इवेंट पे, लेकिन ये वेजर से बिल्कुल ही अलग है और ये लॉ के अंदर भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ है. Wagering contract. Both parties stand to lose loss or gain depending on the event make it speculative. मतलब दोनों पार्टीज, एक जीतेगी एक हारेगी, किस पे डिपेंड होता है, इवेंट के ऊपर होता है और ये अनफोर्सेबल बाय लॉ है. Summary. The Indian Contract Act 1872 lays down the foundation for all contractual relationship in India. Understanding the essential of valid contract, the importance of free consent, lawful consideration, and the various types of contract help in ensuring that agreements are enforceable by law. Contracts that do not meet these criteria may be void or voidable depending on the circumstances. Basically अभी हमें ऊपर चैप्टर में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ के आए, फ्री कंसेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा, कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ बेसिकली उन सब की बात की गई है. सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 1, मतलब यूनिट नंबर 1 की प्रॉपर वन शॉट रिवीजन बिल्कुल फिनिश होती है. सो thank you guys for watching this video and do like, share this video and subscribe our YouTube channel Delhi Scholar for such further amazing content.